दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। किसकी बात करेंगे? मगध की बात करेंगे। भारत में जितने अखंड उस समय के अखंड भारत में जितने सारे महाजनपद थे, मतलब जो 16 प्रकार के महाजनपद थे, उसमें जो हमारा सबसे प्रमुख महाजनपद था वो था मगध। मगध की खासियत ये थी कि उस समय के सारे महाजनपदों के अंतर्गत जितने भी महाजनपद थे, 16 प्रकार के जो महाजनपद थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? मगध था। मगध बहुत ही ज्यादा मजबूत महाजनपद माना जाता था। क्यों? क्योंकि यह, अगर आप उसको भौगोलिक दृष्टि से आप उसका अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि जो मगध का जो एरिया था, ये जो मगध का एरिया था, ये इधर से मतलब उत्तर दिशा में हिमालय से घिरा हुआ था। पूर्व में इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। पश्चिम इधर और इस साइड के जितने भी एरिया था वो मगध के अधीन ही माना जाता था। ठीक है ना? इधर से पूरा जलीय क्षेत्र था, इधर से भी पूरा जलीय क्षेत्र था। तो मतलब अगर हम मगध को देखा जाए ना, तो मगध उस समय के हिसाब से सबसे मजबूत महाजनपद माना जाता था, है ना? मगध के इतिहास को जब हम अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो मगध में जो ऐतिहासिक और प्रथम राजवंश जो है, उसको अगर हम देखें तो मगध का जो प्रारंभिक राजवंश था, उसकी स्थापना वसु के पुत्र, एक वसु राजा थे, उनका जो पुत्र था, और जरासंध के पिता किसने की थी? बृहदत्त ने की थी। मतलब कि जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में सबसे पहले अगर माना जाता है कि बृहदत्त वंश की स्थापना हुई थी, जिसके शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। वो किसके बेटे थे? वो वसु के बेटे थे। और किसके पिता थे? वो जरासंध के पिता थे। परंतु इस राजवंश के बारे में हमारे पास कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए हम इस राजवंश को नगण्य मानते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि मगध राजवंश का जो प्रारंभिक जो शासन था, प्रारंभिक जो राजवंश था, वो क्या था? बृहद्रथ था। परंतु इसका कोई भी साक्ष्य अभी तक हमें प्रमाणिक रूप से नहीं मिला है। इसी कारण इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको हम नगण्य मानते हैं, इसको हम प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है ना? अगर इसके बाद के राजवंश की बात करें तो इसके बाद के राजवंश में कौन सा राजवंश दिखाई देता है? मगध के प्रथम एवं ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश को माना गया है। क्यों? क्योंकि इसके प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं हमारे पास, इसका एक एक उस समय के हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। इसी कारण जो है ना, हर्यक वंश को हम क्या प्रथम राजवंश मानते हैं। किसका? मगध का। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मगध का प्रथम राजवंश कौन है, तो आप बता सकते हो कि हर्यक वंश है। ठीक है ना? कौन सा वंश है? हर्यक वंश है। ठीक है ना? हर्यक वंश की स्थापना जो था ना, बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और कब की थी? 545 ईसा पूर्व में। कब की थी? 545 ईसा पूर्व में। मगध जो था साम्राज्य, महाजनपद, उसको प्रथम राजवंश किसको माना? हर्यक वंश को। और हर्यक वंश का जो की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। कब की थी? 545 बीसी में। कब की थी? 545 बीसी में। चलिए, अब इस बिंबिसार की अगर बात करें तो बिंबिसार उस समय मगध का सम्राट बन जाता है। और मगध का सम्राट बनने के बाद जो उस मगध की जो राजधानी है वो किसको बनाता है? राजगृह को बनाता है। किसको बनाता है? वो राजगृह को बनाता है। राजगृह को पुराणों में गिरिव्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? उसके बाद जैन साहित्य के अंतर्गत, जो जैन साहित्य था, जैन साहित्य के अंतर्गत इस बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। तो आप समझेंगे कि कहने का मतलब यह है कि जब बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है, कब करता है? 545 बीसी में। तो बिंबिसार उसका शासक बनता है, राजधानी बनाता है राजगृह को। जैन साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? इसे श्रेणिक कहा जाता है। ठीक है ना? अब बात आती है कि बिंबिसार किस तरह अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। मतलब भारतवर्ष की जब हम बात करेंगे तो बिंबिसार ने किस तरह से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपने महाजनपद की सीमाओं को क्या किया? आगे बढ़ाया। ठीक है ना? इसकी हम बात करते हैं। चलिए,
तो जो बिंबिसार था ना, उसको अपने क्षेत्र बढ़ाने का दो तरीका था। पहला, एक तो किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने मगध के अधीन कर लेता था, नहीं तो क्या करता था कि उस देश की राजकुमारी से शादी करके उसको अपने अधीन कर लेता था। तो दो तरीका था बिंबिसार का मगध साम्राज्य का क्षेत्र को बढ़ाने का। पहला, एक तो विजय यानी एक तो शक्ति के बल पर, और दूसरा विवाह करके वो अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाता गया। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बिंबिसार था, इस बिंबिसार का एक राज्यवेद था। कौन था? राज्यवेद। बिंबिसार का एक राज्यवेद था जिसका नाम क्या था? जीवक। जिसका नाम क्या था? जीवक। ये जीवक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अवंती के राजा, किसके पास? अवंती के राजा, अवंती भी क्या था? अवंती भी उस समय एक क्या था? महाजनपद था। तो अवंती के राजा को जब पांडु रोग हुआ, कौन सा रोग? पांडु रोग हुआ, तो पांडु रोग से पीड़ित थे, है ना। अवंती के जो राजा थे वो पांडु रोग से पीड़ित थे। तो उन्होंने, अवंती के राजा जो थे, उनका नाम था चंडप्रद्योत। क्या नाम था उनका? चंडप्रद्योत नाम था उनका। राजा अवंती के जो राजा थे उनका क्या नाम था? चंडप्रद्योत। क्या नाम था उनका? चंडप्रद्योत। तो अवंती के राजा जो चंडप्रद्योत थे, उनको जब पांडु रोग हुआ, कौन सा रोग? पांडु रोग हुआ। तो पांडु रोग जो कि एक असाध्य बीमारी थी उस समय, उसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को किसके पास भेजा? चंडप्रद्योत के पास भेजा था। ठीक है ना। और चंडप्रद्योत के पास भेजने के बाद जीवक ने उनको सही कर दिया, और चंडप्रद्योत ने खुशी में आकर अपने इस अवंती महाजनपद को भी मगध जनपद के अधीन करने का प्रस्ताव बिंबिसार के समक्ष रखा। आप इतना कह सकते हैं कि इनके उपकार का इनने जो अपने जीवक को जो उन्होंने भेजा था, किसके लिए? चंडप्रद्योत की बीमारी को ठीक करने के लिए। इस कारण क्या हुआ? अवंती के जो राजा थे चंडप्रद्योत, उन्होंने अवंती महाजनपद को, अवंती साम्राज्य को मगध के अधीन करने का प्रस्ताव रखा, और उसको अच्छे तरीके से पारित भी कर दिया गया। यानी कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत अवंती का भी साम्राज्य गिना जाने लगा। ठीक है ना। उसके बाद एक क्या हुआ? बिंबिसार था ना, इसने वैशाली पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली के ऊपर इसने आक्रमण किया, परंतु सफल नहीं हो पाया। वैशाली के ऊपर आक्रमण किया, परंतु क्या हो गया? असफल हो गया। समझ में आया? तो ये मगध का जो प्रथम राजवंश था, चाहे प्रथम राजा था, बिंबिसार के बारे में कुछ यहाँ पर आपको चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है ना। तो ये है मतलब हर्यक वंश का जो पहला राजा था, इसका नाम क्या था? बिंबिसार। जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। बिंबिसार का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था उसका? अजातशत्रु नाम था। क्या नाम था इसका? अजातशत्रु। ठीक है ना। तो बिंबिसार का एक लड़का था जिसका नाम था क्या? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने लगभग 493 ईसा पूर्व, कब? 493 बीसी में अपने पिता की हत्या कर दी, है ना। अजातशत्रु ने 493 बीसी के लगभग में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, और स्वयं मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। और स्वयं क्या हुआ? वो मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। तो मगध का उत्कर्ष जब हम देखेंगे तो ये चीजें हमें दिखाई देंगी कि बिंबिसार 545 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना करता है और मगध की राजगद्दी पर बैठता है। मगध की राजगद्दी पर बैठने के बाद उसे क्या अपनी जो मगध की जो राजधानी थी उसने किसको बनाया? राजगृह को बनाया। और जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। अवंती के राजा को जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए तो बिंबिसार ने ही अपने राजवेद जीवक को उनके पास भेजा और उसका इलाज करवाया। बाद में चंडप्रद्योत ने खुशी में आकर अवंती को भी मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया।
तो ये है हर्यक वंश के प्रथम जो राजकुमार थे ना, उनका जो है ना बायोडाटा। जो हर्यक वंश का जो दूसरा राजा हमें देखने को मिला क्या था, अजातशत्रु। क्या था उसका नाम, अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था ना, ये अपने पिता, इसके जो पिता थे, क्या नाम था उनका, बिंबिसार। क्या नाम था उनका, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, हत्या। और कब की थी, 493 ईस्वी में, है ना। अजातशत्रु का जो उपनाम होता है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का एक उपनाम होता है, उर्फ नाम होता है, जो भी हो, तो अजातशत्रु को उस समय के इतिहासकार कुणिक नाम से बुलाते थे। क्या नाम से बुलाते थे, कुणिक नाम से बुलाते थे। और इसको प्रीतहंसा वंश भी कहा जाता है, प्रीतहंसा वंश। क्यों, क्योंकि इसी ने इस अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, मतलब अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता की हत्या कर दी। कब की, 493 ईसा पूर्व में। और उसका उपनाम क्या था, कुणिक था। उसका और क्या नाम था, उसको प्रीतहंता कहते हैं। प्रीतहंता इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है ना। उसके बाद अजातशत्रु जो था उसने क्या किया, वैशाली पर आक्रमण कर दिया। वैशाली पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और उसका जो मंत्री था वर्षकार, उसका जो एक सुयोग्य मंत्री था, उसका एक सबसे करीबी मंत्री था, उसका नाम क्या था, वर्षकार। तो वर्षकार की सहायता से उसने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वैशाली को जीत लिया। क्या किया उसने, वैशाली को जीत लिया। वैशाली को जीतने के लिए उसने 2 प्रकार के प्रमुख अस्त्रों का उपयोग किया। कौन कौन से अस्त्र थे, एक था महाशिलाकंटक। क्या नाम था, महाशिलाकंटक। और दूसरा था रथमूसल। ये 2 भयानक अस्त्र थे उस समय के। इन दोनों अस्त्रों का उपयोग उसने वैशाली के विरुद्ध किया और वैशाली को जीत लिया। किसकी सहायता से जीता था, उसका एक मंत्री था, उसका एक सुयोग्य मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। ठीक है। उसके बाद अब जो राजगीर था ना, मतलब बिंबिसार के समय का जो राजगीर था, राजगृह था, उसको बिंबिसार ने किलाबंदी नहीं करवाया था। क्या नहीं करवाया था, किलाबंदी नहीं करवाया था। तो बाप का जो काम था ना, वो बेटे ने पूरा किया। क्या किया, उस राजगीर के किले को चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से क्या करवा दिया, किलाबंदी करवा दिया। ठीक है। उसके बाद राजगीर में ही अजातशत्रु ने सर्वप्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। क्या करवाया, बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। ठीक है ना। अजातशत्रु ने ही सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। कहां पर, राजगीर में। और राजगीर में भी कहां पर, सतपर्वी गुफा में, सतपर्वी गुफा में। ठीक है ना। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन किस गुफा में किया गया था, तो आप बताएंगे सतपर्वी गुफा में। ठीक है ना। उसके बाद वैशाली को उसने जीत लिया। वैशाली को मतलब उसने पूरी तरह से आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। उसके बाद हम जब इसको समझेंगे तो इसने मुख्य रूप से 2 प्रकार के भयानक अस्त्रों का उपयोग किया। पहला था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथमूसल। ठीक है ना। उसने क्या किया, जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु उसने कौशल के राजा, जो कौशल के राजा थे, कौशल के जो राजा थे, एक कौशल महाजनपद भी था उस समय। कौशल महाजनपद के राजा थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत को क्या किया उन्होंने, पराजित करके, प्रसेनजीत को पराजित करके उनकी पुत्री थी, क्या थी उनकी पुत्री थी, उनकी लड़की थी, उनकी बेटी से ही शादी कर लिया। उनकी बेटी का नाम क्या था, वजीरा। क्या नाम था, वजीरा। समझ में आया। मतलब अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने कौशल महाजनपद के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनको युद्ध में पराजित करके उनकी बेटी वजीरा से विवाह कर लिया। इस पहले के जो मगध साम्राज्य के जितने भी राजा थे ना, वो या तो शादी करके अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाते थे या फिर युद्ध करके अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाते थे। तो इस तरह से अजातशत्रु ने भी ये काम किए। उसने राजगीर के चारों तरफ क्या किया, किलाबंदी करवा दिया। क्या करवाया उसने, किला बंदी करवा दिया। ठीक है। चारों तरफ उसने क्या करवा दिया,
किलोबंदी करवा दिया और अपने एक वर्षकार की सहायता से, जो वर्षकार वास्तव में एक गुप्तचर था, है ना। जब मतलब कि जब अजात शत्रु को वैशाली पर आक्रमण करना था, उससे ठीक 2-3 महीने पहले इस वर्षकार ने गुप्तचर अवस्था में, मतलब गुप्तचर की पोशाक में क्या हुआ, वैशाली में दाखिल हो गया और वैशाली में से सारी जानकारी को इकट्ठा कर आके किसको बताया, अजात शत्रु को बताया। और अजात शत्रु ने अचानक वैशाली के ऊपर हमला कर दिया और उस चीज को क्या किया, उसने जीत लिया। 2 प्रकार के अस्त्रों का उपयोग किया था, एक था महाशिला कंटक और दूसरा क्या था, रथमुसल, ठीक है ना। तो अजात शत्रु का एक लड़का था, क्या था, अजात शत्रु का एक लड़का था, अजात शत्रु का एक लड़का था, एक उसका बेटा था जिसका नाम क्या था, उदयन। क्या नाम था, उदयन। उदयन ने क्या किया, अपने ही पिता अजात शत्रु की क्या कर दी, हत्या कर दी। समझ में आया, मतलब कि अजात शत्रु की हत्या किसने की, उदयन ने। और उदयन ने अजात शत्रु की हत्या करने के पश्चात क्या किया, उसको स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। मतलब अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा और उदयन ने अपने पिता को मारा। समझ में आया ना। तो ये अजात शत्रु के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अजात शत्रु को और क्या, जो अजात शत्रु होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि सभी के लिए दुश्मन, ठीक है ना। अजात शत्रु सभी के लिए वो दुश्मन होता है, ठीक है ना, किसी को, सभी का दुश्मन। तो अजात शत्रु की संज्ञा यही थी और उसने ये काम किए थे मगध साम्राज्य के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, हम इसको उदयन के बारे में पढ़ेंगे, बंद कर दिया, उदयन के बारे में पढ़ेंगे और उदयन को चीजों को हम समझेंगे, ठीक है ना। उदयन जो था ना, उदयन किसका बेटा था, उदयन अजात शत्रु का बेटा था। किसका बेटा था, अजात शत्रु का बेटा था। अजात शत्रु की हत्या करके उदयन 461 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। उसने एक नए राजधानी की स्थापना की जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र। जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। गार्गी पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, उदयन ने की है, जो कि कहां पर स्थित है, गंगा एवं सोन नदी के जो संगम है उसके समीप एक पाटलिपुत्र नामक स्थान है। पाटलिपुत्र नामक एक जगह है जिसकी राजधानी उदयन ने, मतलब जिसका जो कि मगध की राजधानी बनाया, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे उदयन का एक लड़का था। उदयन का जो एक लड़का था उसका नाम क्या था, उसका नाम था, उसका नागदशक नाम था। क्या नाम था उसका, नागदशक। तो उदयन का एक लड़का था, उदयन था ना, इसको उदायन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उदायन भी बोलते हैं, ठीक है ना। उदयन का एक जो लड़का था उसका क्या नाम था, नागदशक। क्या नाम था उसका, नागदशक नाम था। इस नागदशक जो था ना, मतलब उदयन के बाद, उदयन की मृत्यु हो गई तो उदयन के बाद जो उसका लड़का राजगद्दी पर बैठा जिसका नाम क्या था, नागदशक। नागदशक क्या था, अयोग्य शासक था। वो अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक होने के कारण वो अपने राजकाज को अच्छे से नहीं चला पाता था। तो उसका एक सेनापति था, उसका क्या था, एक सेनापति। उस सेनापति का नाम क्या था, उस सेनापति का नाम था अमात्य शिशुनाग। क्या नाम था, अमात्य शिशुनाग। इस अमात्य शिशुनाग ने ही किसकी हत्या कर दी, नागदशक की हत्या कर दी और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हम बताएंगे आपको कि उदयन ने पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की जो कि मगध की राजधानी बनी। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। कब की थी, 461 बीसी में। गार्गी पुराण और वायु पुराण के अनुसार पाटलिपुत्र नामक स्थान की किसने स्थापना की थी, उदयन ने, जो कहाँ है, गंगा एवं सोन नदियों के किनारे स्थित है, संगम के पास उसके स्थित है। उदयन का एक लड़का था जिसका नाम था नागदशक। नागदशक एक अयोग्य शासक था, वो अपने मगध को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा था। इसीलिए जो उस नागदशक का सेनापति था जिसका नाम क्या था, अमात्य शिशुनाग। अमात्य शिशुनाग ने ही क्या किया, इस नागदशक की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक नए राजवंश का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, शिशु
नागवंश। क्या नाम था इसका? शिशु नागवंश। तो शिशु नागवंश के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे ना, ठीक है ना। तो ये था मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में मैंने आपको बताया हर्यक वंश के विभिन्न राजा। हर्यक वंश में कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन, है ना। तो मुख्य रूप से अगर हर्यक वंश को हम कहा जाए ना तो इसको पृतहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृतहंता वंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसमें देखा सभी अपने पिताजी को मारकर ही राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? पृतहंता वंश भी कहते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।